बीती शाम दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक बहुत दुखद हादसा हुआ है, जिसमें कोचिंग में पढ़ने वाले कुछ छात्र जो बेसमेंट में जिनकी कोचिंग चल रही थी, वहां पर पानी का सैलाब आता है और पढ़ने वाले छात्रों को निकलने का मौका तक नहीं मिलता है और 3 छात्रों की दुखद मौत हो जाती है, जिसके बाद से गुस्सा है छात्रों में, अभिभावकों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और लोग जिन्होंने अपने बच्चे को न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग कोनों में जहां भी पढ़ने के लिए भेजा है, वो चिंतित है, वो रुआसे है और उनको अब फिक्र सता रही है कि हमारा जो बच्चा हमारे सपनों को पूरा करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में गया था, उन सपनों का कत्ल कर दिया गया, उन उम्मीदों को तोड़ दिया गया, उन आशाओं को, उन आकांक्षाओं को तोड़ा गया है। और आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये कि उन 3 बेकसूर मासूम छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त TV9 भारतवर्ष उसी राजेंद्र पैलेस के उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा है जहां पर बीती शाम यह हादसा हुआ है। महज आधे घंटे की बारिश में देश की राजधानी में यह हालात है कि सीवरेज सिस्टम फेल हो गया, नाले चौक हो गए, सड़कें पानी के सैलाब से भर गए और हालात इस कदर बदतर हो गए कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जो कांच की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, इतने बड़े बड़े बोर्ड, लाखों की फीस, लेकिन बच्चों के सुरक्षा के इंतजाम के नाम पर कुछ भी नहीं। और यही वो बेसमेंट की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गाड़ियां खड़ी हैं और इसी के नीचे वाले फ्लोर में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जहां पर सुरक्षा के मानकों को धत्ता बताया गया, कोई मानक नहीं पूरे किए गए, सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट, जिसके चलते लोगों की मौत हुई है और 3 छात्रों के शव इस वक्त मॉर्चरी में रखे गए हैं। परिवार पहुंच रहा है, सवाल जो सत्ता में थे उनसे भी पूछे जा रहे हैं, जो सत्ता में हैं उनसे भी पूछे जा रहे हैं, जो सत्ता में आएंगे उनसे भी पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। 3 जो मृतक छात्र हैं, उन तीनों की पहचान हो गई है, उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है, उनके परिजन दिल्ली पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है और इन तीनों छात्रों की मौत के बाद दिल्ली में पढ़ने वाले, अलग अलग कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और वो ये सवाल कर रहे हैं कि उनके साथी की जो मौत हुई है उसके लिए कार्रवाई क्या होगी। क्या इस बिल्डिंग के मालिक को पकड़ा जाएगा, क्या इस कोचिंग सेंटर के मालिक को पकड़ा जाएगा, और अगर कार्रवाई होती भी है तो उनके साथी की जान क्या वापस आएगी। और एक जो छात्र है, जो इसमें मृतक छात्र है, उसके परिजन पहुंचे हैं, हमारे संवाददाताओं ने उनसे बातचीत की है, क्या कुछ कहना है इस घटना के बाद वो आपको सुनाते हैं। कोचिंग सेंटर में जो दुर्घटना हुई है उसमें 3 छात्रों की जान चलेगी। उसमें से एक श्रेया यादव भी है जो कि 25 साल की रहने वाली है। श्रेया यादव यूपी की रहने वाली थी और उनके चाचा जो हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। बहुत कठिन घड़ी है, मैं समझ रहा हूँ। श्रेया के बारे में थोड़ा सा बताइए, कब आपको पता लगा इस घटना के बारे में? कल मैं न्यूज़ देख रहा था और उसी न्यूज़ में मुझे जानकारी मिली कि दिल्ली में जो राव IAS स्टडी सर्कल है, उसके बेसमेंट में पानी भर गया था, जिससे कई सारे बच्चे से करीब 35 बच्चे फंस गए थे और उसमें एक बच्चे की रिपोर्टिंग आ रही थी कि तकरीबन 20-22 लोग मेरे सामने निकले थे। उसके बाद मैं निकलने वाला लास्ट था, फिर मुझे लगता है कि पीछे और सारे लोग होंगे। फिर थोड़ी देर बाद उसी न्यूज़ में चलने लगा कि एक बच्चे की कैजुअलिटी हो गई, बच्ची की, और 2 बच्चे लापता हैं। फिर थोड़ी देर बाद आए 2 बच्चियों की कैजुअलिटी हो गई है। तो चूँकि कोचिंग वही था तो मुझे थोड़ा डाउट होने लगा। फिर मैंने उसको फ़ोन मिलाया, उसका फ़ोन मिला नहीं, 3-4 बार मिलाया। तो फिर मुझे लगा कि मैं गाज़ियाबाद रहता हूँ, वहाँ से करीब 50 मिनट का ही रास्ता था, तो मैंने कहा कि मैं होके आता हूँ। तो मैं तुरंत ही अपना वहाँ से निकल लिया। रास्ते में 2-4 लोगों से बात किया घर। इस दौरान कोचिंग सेंटर को फ़ोन किया आपने? कोचिंग सेंटर का जो एक नंबर था मैंने उस पर फ़ोन किया तो वो फ़ोन मिला नहीं। तो फिर उसके बाद एक नंबर है DP सिंह का नंबर है, वहाँ उसके मैनेजमेंट वगैरह में है। तो मैं DP सिंह को फ़ोन करा, मैंने कहा कि सर ये बताइए कि ये जो घटना हुई है अभी जलभराव वाली, क्या आपकी कोचिंग की है? बोले हाँ हमारी कोचिंग की है। तो मैंने कहा सर जो कैजुअलिटी है उन बच्चों का नाम बता दीजिए। तो बोले सर अभी नाम तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो अभी नाम नहीं बता सकता मैं। तो फिर मैं समझ गया वो बताएंगे नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद ही आ जाता हूँ। फिर मैं
तो परिजन बहुत ज्यादा सदमे में हैं और अब चाहे दिल्ली का राजेंद्र नगर इलाका हो, करोल बाग हो, लक्ष्मी नगर हो, मुखर्जी नगर हो, हर जगह से छात्र इस वक्त उसी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं जहां पर यह पूरी वारदात हुई है। 3 मासूमों की मौत हुई है और पूरी दिल्ली जवाब मांग रही है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है जहां पर हजारों की संख्या में छात्र आक्रोशित होकर सड़कों पर बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सीधा पुनीत का रुख करते हैं। पुनीत, आक्रोशित होना स्वाभाविक है। अपने साथी के जाने को ये लोग बहुत ज्यादा उसको लेकर आक्रोशित हैं, नाराज हैं। शासन, प्रशासन, सत्ता, सरकार क्या कुछ कह रही है? अब क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है और छात्रों की मांग क्या है, जरा ये बताइए। देखिए, ये जो तीनों छात्रों की मृत्यु हुई है, ये लोग आंखों में सपने संजोए थे कि प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे और इस तरीके की लापरवाही या गलत चीजें जहां भी चल रही है उनको खत्म करेंगे। लेकिन इससे पहले ही वो खुद इस तरीके के हादसे का शिकार हुए। अब जो उनके साथी छात्र, आप देखेंगे कि रात से ही उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। ये सभी छात्र यूपीएससी के छात्र हैं और इन लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। देर रात से ये लोग सड़क पर बैठे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा, विरोध प्रदर्शन है, नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी गिरफ्तार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसके अलावा कोचिंग सेंटर को बंद कर देना चाहिए। सवाल ये उठता है, ये सिर्फ एक कोचिंग सेंटर नहीं है जहां पर इस तरीके की लापरवाही, इस तरीके के तमाम जो कोचिंग सेंटर्स है वहां पर इसी तरीके से नियमों की को ताक पर रख करके लापरवाही की जाती है। तो ऐसे में आप देखिए कि एक बार फिर जो दिल्ली का स्टूडेंट है, जो देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना अपनी आंखों में लेकर के वो इस वक्त सड़क पर बैठे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं और यहां पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बाबू कुछ बिल्कुल पुनीत, आपने सही कहा कि तमाम सपने आंखों में लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक ये छात्र आते हैं और इनके माता पिता की आंखों में भी सपने होते हैं कि हमारा बेटा जाएगा, वहां से कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईएआरएस बनेगा। लेकिन यहां पर व्यवस्था इस कदर दम तोड़ रही है कि वो मौत के मुंह में समा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट यहां पर लाखों की फीस लेते हैं छात्रों से, उनके परिजनों से, उनके परिवारों से, उनके सुरक्षा के मानक तक तय नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल सर्विसेज में एथिक्स पढ़ाया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है छात्रों को कि जब आप अधिकारी बनेंगे, कोई ऐसी स्थिति आएगी तो क्या करेंगे। लेकिन जो लोग पढ़ाते हैं, काश कि अगर वो एथिक्स को फॉलो किए होते, वो अगर डिजास्टर मैनेजमेंट को समझते तो शायद अपनी बिल्डिंग में इसके इंतजाम किए होते और आज उन बच्चों की जान बच गई होती। पुनीत शर्मा का एक बार फिर से रुख कर रहे हैं। पुनीत, छात्रों से आपने बात किया, क्या कुछ कहना है छात्रों का, जरा ये बताइए। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में जिस तरीके से पानी भरने से बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई है, तो ऐसे में जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। कोचिंग सेंटर के बाहर ये देखिए कि आप तमाम जो छात्र हैं वो लोग यहाँ पर नाराज हैं, गुस्से में हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 3 छात्रों की मौत हुई है बेसमेंट में पानी भरने से, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गुस्सा है, क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि 3 छात्रों की मौत नहीं हुई है। यहाँ से एक बहुत बड़ा नंबर, यहाँ से करीब 20 के छात्र का एस्टिमेट है, क्योंकि वो 120 कैपेसिटी का लाइब्रेरी है। वहाँ कम से कम 40 लोग फंसे होते हैं। रेस्क्यू का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कितने लोग रेस्क्यू है, सिर्फ एक वेग नंबर 3 नंबर दिया जा रहा है। ये रात से ये रिपीट हो रहा है। और ऐसा क्यों होता है कि लक्ष्मी नगर, करोल बाग, मुखर्जी नगर, ऐसी जगहों पे ये घटनाएं होती हैं? क्यों? चाहे साउथ दिल्ली के जैसे पॉश इलाके हो गए या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इलाके हो गए, यहाँ ये सब चीजें, घटनाएं क्यों नहीं होती? सही तौर पर यहाँ पर तमाम सवाल अब जो स्टूडेंट्स हैं वो खड़े करें उनसे। मैम, ये बताइए कि आप भी तैयारी करती हैं, जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है, बच्चों को लेकर के क्या कहना है? ये बहुत ही दुखद घटना है और ये सरकार की एक बहुत बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण हुआ है और एमसीडी ने इसे बहुत बड़ा डिजास्टर घोषित किया है। ये सबसे बड़ी गलती, हम चाहते हैं कि एमसीडी आए और वो सबसे माफी मांगे कि उन्होंने ऐसा गलत स्टेटमेंट क्यों दिया है। एक तौर पे आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? Sir, we have no words. We are going to give a
जाहिर तौर पर तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर गुस्से में बैठे हुए हैं और इन सभी का ये कहना है कि जो छात्रों की मौत हुई है उसके लिए पुलिस प्रशासन, एमसीडी और सरकार ये सभी पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, टीवी9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो दिल्ली की डबल सत्ता पे इस वक्त आम आदमी पार्टी काबिज है और इस घटना के लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है, क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। आम आदमी पार्टी की सरकार की कोई नीयत ही नहीं है काम करने की। अगर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी अगर समय रहते तो उन्होंने नालों की सफाई करवाई होती, केजरीवाल सरकार ने अपना काम करा होता तो इस तरह बेसमेंट फ्लड नहीं होता। ये बच्चे यहाँ पर IAS का एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, ये बच्चे यहाँ पर एस्पिरेशंस लेकर आए हैं, ये बच्चे पढ़ाई करने आए थे। क्या रह जाएगी जिंदगी उन परिवारों की जिन्होंने आज बच्चों ने यहाँ पर अपनी जान खोई है। जांच होनी चाहिए आतिशी अरविंद केजरीवाल इनकी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम पे भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए कि क्यों नालों की सफाई नहीं हुई, उसकी जांच करवाएंगे। ये चोरी ये कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, नालों की सफाई ये नहीं कर रहे। दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे बिजली के करंट और पानी के जल भराव के कारण जा रहे हैं। कितने घरों का ये नुकसान कर रहे हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है कि दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। जांच करेंगे ये लोग। तो 3 बेगुनाह छात्रों की मौत हुई है और उसको लेकर आक्रोश बहुत ज्यादा चरम पर। हमारे एक और संवाददाता जीत भाटी इस वक्त उसी RML अस्पताल से मौजूद है हमारे साथ लाइव, जहां पर इन तीनों छात्रों के शव को ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर में पोस्टमार्टम होगा, परिवार पहुंच रहा है। जीत, परिवार पहुंच गया है। जाहिर है कि सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी घटना घटी है उन परिवारों के साथ। परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ चाहते हैं और क्या कुछ ऐसी नजीर बननी चाहिए जिससे कम से कम न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहां कम से कम छात्रों की जान सुरक्षित बच सके, इसके इंतजाम कराए जा रहे हैं। क्या मांग की जा रही है छात्रों के परिजनों के द्वारा? बिल्कुल, देखिए इन्हीं में से एक है श्रेया यादव, उनके चाचा हैं जिन्होंने एडमिशन कराया था। उनसे हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि इस कोचिंग सेंटर के जो मालिक हैं, ऑनर हैं, उनके खिलाफ गैर यातन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बनती है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बेसमेंट में केवल एक ही एंट्री और एग्जिट था, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो ताकि बाकी जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं जहाँ देश के अलग अलग इलाकों से आकर छात्र रहते हैं, भविष्य बनाने का सपना देखते हैं, उनकी जान जोखिम में, इससे पहले अपने घटनाएं सुनी है, उनके लिए भी एक नज़ीर पेश हो कि किस तरीके से लापरवाही ना करें। क्योंकि होता क्या है, जगहें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोप अप किया जाए, उनको एडमिशन दिया जाए। तो उसको लेकर के साफ तौर पर पेरेंट्स जो हैं वो गुस्से में हैं और इस मामले में 3 लोगों की जान गई है। उनके पेरेंट्स का धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है क्योंकि जो नेविन है वो केरल से रहने वाले हैं और साथ में जो श्रेया है उसके जो चाचा वो गाजियाबाद में रहते, तुरंत वो रात को यहाँ पर पहुँचे। लेकिन पेरेंट्स की यही मांग है कि इसमें जो कोचिंग ऑनर्स हैं, जो उसके संचालक हैं, उनके खिलाफ गैर यातन हत्या का मामला तुरंत इस मामले में जो है दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो परिवार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, FIR की मांग कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो जो देश में नजीर बन सके। और कम से कम उनका बच्चा तो चला गया लेकिन आज भी लाखों की तादाद में देश के अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम उनकी जान कैसे बचाई जा सके, इसको लेकर एक व्यवस्था बनाई जा सके। और एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, उसी बिल्डिंग के सामने मौजूद हूं जहां पर यह घटना घटी है। राव स्टडी IAS सेंटर और इस तरह के दर्जनों कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में मौजूद है। और अभी अभी आम आदमी पार्टी की बगावत कर चुकी नेता स्वाति मालीवाल मौके पर पहुंची हुई हैं और छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुनीत शर्मा लगातार मौजूद हैं। एक बार फिर से अगर पुनीत आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जरा ये बताइए, स्वाति मालीवाल पहुंची हैं, आम आदमी पार्टी से बगावत कर चुकी हैं, क्या बात कर रही है छात्रों से, छात्रों का रुख क्या है, छात्र क्या चाहते हैं और वो गुस्सा दिखाइए जो पूरे देश के तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट और सरकारों तक पहुंचना चाहिए कि अपना कोई जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, कम से कम ये भाव तो पहुंचे उन तक।
बिल्कुल देखिए स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंचे और आते के साथ ही जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा उग्र हो गए। उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, यहाँ पर स्वाति मालीवाल का विरोध किया है, उनको वापस जाने के लिए कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी सचिन यहाँ पर मौजूद है, काफी संख्या में, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी। और इस वक्त जो छात्र बैठ करके विरोध प्रदर्शन नारेबाजी कर रहे थे वो अचानक खड़े हो गए हैं और बड़ी संख्या में भीड़ है, काफी ज्यादा गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर हो चुका है। स्वाति मालीवाल को वापस जाने के लिए कह रहे हैं, उनकी कोई बात यहाँ पर नहीं सुनी जा रही है। इन छात्रों में अपने 3 साथी छात्रों को खोने का गुस्सा है, गुस्सा सरकार के खिलाफ, गुस्सा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, गुस्सा पुलिस प्रशासन के खिलाफ, गुस्सा कोचिंग सेंटर के मालिक और संचालक के खिलाफ। और अब यह गुस्सा फूट रहा है पुलिस के साथी स्वाति मालीवाल के ऊपर। स्वाति मालीवाल जो यहाँ पर छात्रों का दुख दर्द बांटने आई थी, यहाँ पर उनको रोका जा रहा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। छात्र कह रहे हैं कि आप वापस जाइए। स्वाति मालीवाल अपनी बात कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल भी स्वाति मालीवाल को नहीं सुना जा रहा और लगातार इंसाफ की मांग करते हुए यहाँ पर जो छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की ये इस वक्त सड़क पर जो सैकड़ों यूपीएससी के छात्र आ चुके हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी बन करना चाहते थे, वो अब सड़क पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल से कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, गो बैक कर रहे हैं कि आप वापस जाइए। उनके साथी 3 यूपीएससी एस्पायरेंट्स की मौत हुई है, कोई छोटा मामला नहीं है, लापरवाही का मामला है। और इसलिए किसी भी नेता को आकर के यहाँ पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देना चाहते। और फिलहाल पुलिस भी कोशिश कर रही है कि स्वाति मालीवाल की जो बातचीत है वो छात्रों तक पहुंचाई जा सके। राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है, क्योंकि 7 बजे इसी रिपोर्ट हुआ है, 10 बजे सैली ओवर आई है यहाँ की मेयर, और यहाँ पे आके स्वाति मालीवाल अभी क्या दर्शाना चाहती है, इसको कुछ भी पता भी नहीं है कि क्या हुआ होगा क्या नहीं। सिर्फ यहाँ पे आके राजनीतिक रोटियां यहाँ पे सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त स्वाति मालीवाल का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा भीड़, छात्रों के बीच गुस्सा, गहमा गहमी का माहौल है। और आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स, जो महिला पैरामिलिट्री फोर्स है, उसको भी यहाँ पर बुलाया गया है। पुनीत मैं आपसे गुजारिश करूंगा, स्वाति मालीवाल पहुंची हुई हैं, जरा छात्रों से क्या कुछ बातचीत करना चाह रही हैं, अपनी बात क्या कहने आई हैं? क्योंकि आमतौर पर स्वाति मालीवाल की छवि है कि वो गलत के खिलाफ लड़ती हैं, इस वक्त अपनी पार्टी से भी लड़ रही हैं, मौके पर पहुंची हुई हैं और क्या कुछ कहना चाह रही है, क्या बात करना चाह रही है, जरा वो बातचीत सुनाइए। तो गहमा गहमी का माहौल है और इस वक्त छात्रों में आक्रोश बहुत ज्यादा है। सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि मौजूदा केंद्र सरकार के लोग इस वक्त आम आदमी पार्टी पर ठीकरा फोड़ने में बैठ जाओ। भाई आप कहाँ जा रहे हो यार? तो आप देख सकते हैं कि स्वाति मालीवाल पहुंची हुई है, लेकिन छात्र किसी भी नेता से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। वो सख्त कार्रवाई चाहते हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म चाहते हैं कि कम से कम इस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुकुर मुत्ते की तरह इस वक्त जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं, जहां पर छात्रों की जान की कोई परवाह नहीं की जा रही है, बेमौत छात्र मारे जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दिल्ली की मेयर शैली ओबराय मौके पर पहुंची हुई थी, क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं, क्या कुछ कहना है शैली ओबराय का। पता लगा है सभी सूत्रों से कि एक ड्रेन या कोई सीवर एकदम से फ्लैश फ्लड की तरह फट गया और वो बेसमेंट में पानी भर गया। अभी पिछले दिनों जो हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो उस जांच का क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहाँ अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी?
है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सबके सब इस तंत्र में घुसे हुए। 3 बच्चे कल चले गए, एक बच्चा पटेल नगर का 5-7 दिन पहले चला गया। ये सब बच्चे क्या पढ़ने आए थे? अपना भविष्य बनाने आए थे, देश का भविष्य थे ये। लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ले गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की, और कहती हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगी आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे तंत्र में, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आप लोग शामिल हैं। क्यों आपके स्थानीय विधायक ने वो नालों की सफाई नहीं कराई? लगातार पिछले 10 दिन से वहां की स्थानीय जनता कह रही थी कि नालों की सफाई कराइए, नालों की सफाई कराइए। 1 घंटे की बारिश में इतनी बड़ी बेसमेंट में पानी घुस जाता है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और जो जो भ्रष्ट अफसर, जो जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पर लटका देना चाहिए। क्या कसूर है उन बच्चों का जो पूरी देश से पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं? ठूस दिया उनको भेड़ बकरियों की तरह एक कमरे में। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सचमुच ये पूरे सिस्टम को शर्म से डूब मरने वाली घटना है कि देश की राजधानी दिल्ली में हमारे पास सीवरेज सिस्टम नहीं है, हमारे पास नाले नहीं है। आधे घंटे की बारिश में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिनको मॉल नुमा बनाया गया है, हाईटेक बिल्डिंग्स है, एयर कंडीशनड है, सब कुछ है, लेकिन सुरक्षा के मानकों के नाम पर कुछ भी नहीं। एक बेसमेंट में छात्रों को ठूस दिया जाता है, एक एंट्री और एक एग्जिट। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये कि घटना के 18 घंटे बाद भी ना तो इस बिल्डिंग के ओनर, ना इस राव आईएएस स्टडी सर्कल के मैनेजमेंट, ना डायरेक्टर की तरफ से सामने बढ़कर कोई बयान नहीं आया, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। मौजूदा हुकूमत में बैठे लोग पिछले 15 सालों से जो एमसीडी में काबिज थे उन पर निशाना साध रहे हैं, और जो सत्ता से बेदखल हो चुके हैं वो मौजूदा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जीत भाटी का फिर से रुख करते। जीत, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जाहिर है कि जाने वापस नहीं आएंगी, लेकिन किसकी बात को सही माना जाए, कैसे जिम्मेदारी तय होगी और कैसे आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर क्या कोई मैकेनिज्म बनेगा? देखिए विपिन, आप भी दशकों से जो रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, देखा है कि हर बार बात जरूर होती है। मुखर्जी नगर का हिस्सा आपको याद होगा कि वहाँ किस तरीके से आगजनी हुई थी और छात्रों के साथ में दुर्घटना हुई थी। इस तरह की घटनाएं रुकेंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी तय होगी इसको लेकर के एक जांच के आदेश दिए गए, मजिस्ट्रेट जांच की जानी, जो कि आज शाम तक उसकी रिपोर्ट देनी है। जो मंत्री आतिशी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को इस मामले में निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखना होगा ठीक है किसके सर फुटेगा, क्योंकि वहाँ पर किसकी जिम्मेदारी है, किसकी लापरवाही। क्योंकि कोई एक भवन जो बिल्डिंग होता है उसके संचालन में तकरीबन 17 से 18 ऐसे विभाग शामिल होते हैं जिनकी एनओसी चाहिए होती है। अब किसके नाम पे फोड़ा जाएगा, लेकिन बड़ी लापरवाही है। क्या अगर ये रिपोर्ट भी आ जाती है तो क्या उसके बाद ऐसे मामले रुक जाएंगे, क्या ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं घटेंगी? शायद इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा, कि इससे पहले भी घटनाएं घटती रही हैं। तो ऐसे में एक ज़रूरत है इस मामले में एक बड़ा कदम उठाने की, और साथ में इस मामले को सुनिश्चित करने की ऐसी घटना ना घटे। क्योंकि इससे पहले देखो आपने राजेंद्र नगर का जो मौका देखो, इससे पहले देखा आपने पटेल नगर में घटना घटी, उससे पहले मुखर्जी नगर में हो चुकी है, अब इन छात्रों की मौत हुई है। तो यानी कि जो छात्र हैं, जो दिल्ली अपना सपना संजो कर आते हैं, ना वो आग से महफूज हैं, ना पानी से महफूज है, ना बिजली से महफूज हैं। तो ऐसे में एक बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी तय करने की बात है। कौन करेगा, किस पे करेगा, इसको लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। अब देखना होगा इस रिपोर्ट में आखिर आता क्या है। जो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट जांच की बात की गई, रिपोर्ट की बात की है, तो इसमें ठीक है किसके सर फूटता है, कौन से विभाग को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन क्या उसके बाद भी घटना रुकेगी? एक बड़ा यक्ष प्रश्न जो है वो लगातार बना हुआ है, जो काफी लंबे अरसे से हम देखते आ रहे हैं। हर बार जब घटना घटती है, एक्शन की बात होती है, कागजों पे होती जरूर है, कुछ एक्शन दिखाई भी देता है जमीन पर। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था, उसके बाद भी कहा गया था, मुखर्जी नगर का हादसा हुआ था, कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स पर नकाल कसी जाए। लेकिन हुआ क्या? अगर नकेल कस दी गई होती तो क्या ये घटना इस वक्त हमें देखने को मिलती? तो इसी तमाम सवालों जो हैं वो सामने खड़े हुए हैं, जिसका प्रश्न प्रशासन को देना है। क्या इसमें आगे क्या हो पाता है देखना होगा। लेकिन फिलहाल दुखद घटना यही है कि 3 जो छात्र हैं, जो एस्पिरेंट्स थे यूपीएससी के, बड़े सपने लेके आए थे देश के अलग अलग कोनों से, वो उनकी जान जो है इस हादसे में चली गई है। तो बहुत लाजमी सवाल जीत भाटी ने उठाए हैं, चाहे मुखर्जी नगर की घटना हो, पटेल नगर की घटना हो, या फिर अब राजेंद्र पैलेस करोल बाग की घटना हो। इन तमाम घटनाओं के बाद शासन और प्रशासन में ये बात तो चलती है कि कार्रवाई होगी, लेकिन
सब ढाक के 3 बाद और कुछ दिन बाद मामला शांत हो जाता है, सब लोग भूल जाते हैं और एक बार फिर से ऐसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अपने बच्चे को लोग भेजने लगते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है, दिल्ली फायर विभाग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राजेंद्र नगर घटना के मामले में फायर विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट दी है। फायर विभाग का रिपोर्ट यह कहता है कि पानी के प्रेशर से बेसमेंट का दरवाजा और शीशा टूटा, जिसकी वजह से एक साथ बहुत बड़ी तादाद में पानी पहुंचा बेसमेंट में, जिसकी वजह से छात्रों को निकलने का मौका नहीं मिला और इसी वजह से दम घुटने की वजह से छात्रों की मौत हुई है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए एक बार फिर से अपने स्टूडियो रुक करते हैं और इस खबर पर हम बने रहेंगे, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बिल्कुल, और राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ इसके बाद छात्रों में गुस्सा उबाल है। स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची हुई, लेकिन कोई भी छात्र उनसे बात नहीं कर रहा, लगातार विरोध किया जा रहा है। जांच बैठा दी गई, मजिस्ट्रेट जांच, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर कब रुकेंगे ऐसे हादसे। और इस बीच बाढ़ बारिश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों का हम रुख करते हैं। बाढ़ बारिश से देश के कई राज्यों में हाल बेहाल है। उत्तराखंड के देहरादून से लेकर चमोली और टिहरी में कैसे हालात है, आप पूरी खबर देखिए। तस्वीरें टिहरी की हैं, जहां पहाड़ से आई मुसीबत ने आसपास के गांव को अपनी चपेट में ले लिया। बूढ़ा केदार गांव में नदी का वेग इतना जोरदार था कि एक झटके में कई दुकानें नदी में समा गई। टिहरी में नदी के रास्ते जो कुछ भी आया, नदी उसे अपने साथ बहा कर ले गई। उत्तराखंड के पहाड़ों से उतरने वाली तबाही शहरों को अपनी जद में ले रही है। तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां सड़कों पर पानी है और वहां चल रही गाड़ियां जल आवेग के सामने मजबूर हैं। उत्तराखंड के निचले इलाकों में बहने वाली नदियों में उफान है। तस्वीरें देहरादून के नया गांव की हैं, जहां नदी में तेज बहाव है। देहरादून की तमाम छोटी बड़ी नदियों में जल स्तर बढ़ चुका है, जिससे शहर में जगह जगह जल भराव है। चमोली के पंती में बादल फटने के बाद उसका मलबा विद्युत सब स्टेशन में घुस गया और वहां खड़ी गाड़ियों और दूसरी चीजों को अपनी जद में ले लिया। मलबे की वजह से यहाँ कई रास्ते बंद हो चुके हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। ऋषिकेश में भी हालात ठीक नहीं है, यहाँ गंगा का जल स्तर बढ़ चुका है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तक बारिश का अलर्ट है। और अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के रायसेन में अपनों की लापरवाही ने एक बीमार युवक की जान ले ली। सूबे के 21 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। रायसेन के एक युवक की तबीयत खराब हुई, उसे लेकर लोग अस्पताल के लिए निकले, लेकिन नदी ने रास्ता रोक दिया। मजबूरन उसे चारपाई पर लिटाया गया। नदी पार की गई, लेकिन बहुत देर हो गई, युवक की मौत हो गई। अभी भाई साहब जैसे अभी लेकर जा रहे हैं, जैसे समझ लो हम ही बच जाएं, वो तो मर ही गया है, जिंदा भी मर सकता है उसमें। कितनी उम्र होगी भाई साहब? अभी उनकी है 27-28 साल से ज्यादा नहीं है, 30 समथिंग है। समय पे इलाज मिल जाता तो बच सकते? नहीं बच सकते, वो तो समय पे अगर मिल जाता तो बच जाती। दूसरी तस्वीर शाजापुर की है। लोगों को घर जाने की इतनी जल्दी है कि जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। एक कार सवार कई लोगों को लेकर नदी पार करता नजर आया। गनीमत रही, सभी लोग इस पार आ गए। मध्य प्रदेश के रायसेन की ये हालत बारिश के साथ साथ बांध का गेट खोले जाने से हुई है। वारणा बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे 38,000 क्यूसेक पानी निकल रहा है। पन्ना में नदी के तेज बहाव में बुलेरो कार बह गई। राहत भरी खबर यह है कि स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बचा लिया। मध्य प्रदेश में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सूबे के 21 जिले बाढ़ या बारिश की चपेट में हैं। खबर मुंबई से है। मुंबई में सश्री मर्डर केस में आरोपी की तलाश बहुत तेज हो गई है। परिजनों ने दाऊद नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगाया। शिंदे माझी मुलगी यशस्वी हिच्या उरणमध्ये निगरून हत्या झालेली आहे। दाऊद शेख नावाच्या जिहादीने केलेली आहे। ये उस पिता का आरोप है जिसकी 20 साल की बेटी यशश्री शिंदे अब इस दुनिया में नहीं है। यशश्री का शव नवी मुंबई के एक रेलवे स्टेशन के करीब जंगल से बरामद किया गया। यशश्री के शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। बताया जा रहा है कि उसकी दाऊद नाम के एक युवक से दोस्ती थी, जो घटना के बाद से फरार है। 25 जुलाई से गायब थी यशश्री शिंदे। पीठ पेट पर धारदार हथियार से चोट के कई निशान, पत्थर से चेहरे को बुरी तरह कुचला गया। यशश्री शिंदे के हाथ पैर तोड़कर शव को जंगल में फेंका गया। परिजनों ने हत्या का आरोप दाऊद पर लगाया है। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है। यशश्री के पीठ और पेट पर हुए हमले से लगता है कि हमलावर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये तकरीबन 20 साल की एक लड़की थी, उसको किसी ने स्टैबिंग करके वो वहाँ पे उसका डेथ हुआ था। उसके सिलसिले में हम लोगों ने BNS 103 के तहत गुनाह दाखिल किया है।
और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। देखिए किसको किस राज्य की जिम्मेदारी मिली है। महाराष्ट्र और राजस्थान सहित देश के 9 राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संतोष कुमार गंगवार को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रपति ने पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह असम के गवर्नर रहे गुलाब चंद कटारिया को पंजाब भेजा गया है। राष्ट्रपति भवन से दी गई जानकारी के मुताबिक संतोष कुमार गंगवार को झारखंड, हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान और रेमंड डेका को छत्तीसगढ़ का गवर्नर नियुक्त किया गया है। जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना, ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम और CH विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र, गुलाब चंद कटारिया पंजाब के साथ चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के साथ मणिपुर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। वहीं के कैलाशनाथन को पुडुचेरी का LG नियुक्त किया गया है। नौ राज्यपाल सहित पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस दिन कार्यभार संभालेंगे उसी दिन से उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा की। और अब बात नीति आयोग की बैठक की। नीति आयोग की बैठक में इंडिया ब्लॉक से सिर्फ पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ही शामिल हुई, लेकिन वो भी कुछ देर के लिए, और जब बाहर आई तो सिर्फ उनके आरोपों का शोर ही गूंजता हुआ सुनाई दिया। CM ममता बनर्जी ने चंद मिनट बाद ही नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया और बाहर जो आरोप लगाए उसका खूब शोर सुनाई दिया। बोलने चाहते थे लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। ममता के आरोपों का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया और कहा कि बैठक से बाहर निकलने के लिए ममता बनर्जी ने माइक बंद करने का बहाना बनाया। Or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, but it's unfortunate that the chief minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true. और दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक जारी है। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की दूसरे दिन की आज बैठक है और एनडीए शासित राज्यों के बीजेपी CM और डेप्यूटी CM मौजूद हैं इस बैठक में। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, JP नड्डा सभी मौजूद हैं। आनंद प्रकाश पांडे इस बैठक से जुड़ी हुई और ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। आनंद, क्या चल रहा है बैठक में? जो दूसरे दिन की बैठक है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? क्या उम्मीद की जा रही है? जी देखिए, आज दूसरे दिन की बैठक है। जैसा कि आपने बताया, बीजेपी के जो सभी जो CM है और डिप्टी CM है उस बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, JP नड्डा समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल है। दरअसल इस 2 दिन की बैठक का मुख्य एजेंडा ये था कि कैसे जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा जाए और जो भी फंड केंद्र सरकार की तरफ से एलोकेट किया जाता है उसका 100% जो फंड है उसको सैचुरेट किया जाए, उसको जनता के हित में खर्च किया जाए। इसके साथ साथ ये भी कोशिश है कि जो कई राज्यों में जो बेहतरीन योजनाएं हैं उन योजनाओं को बीजेपी शासित दूसरे राज्य भी उसको फॉलो करें। मसलन जैसे कि मध्य प्रदेश में आपने देखा कि लाडली बहन योजना थी, उसको कई बीजेपी के शासित राज्यों ने उसको फॉलो किया। ऐसे ही कैसे उत्तर प्रदेश में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है ज़मीन का और तमाम जैसे अलग अलग चीज़ों का, इसके अलावा रिक्रूटमेंट ड्राइव कैसे असम गवर्नमेंट ने चलाया है, तो ऐसे कैसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों की उनको दूसरे स्टेट्स भी फॉलो करें। और मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचा जाए, केंद्र सरकार की स्कीम्स को जनता तक पहुंचाया जाए और साथ ही साथ जो फंड एलोकेट किया जाता है सेंटर से उसका मैक्सिमम यूज जनता के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स करें, ये मुख्य एजेंडा है। इसके अलावा राजनीतिक चर्चाएं भी आज होंगी। कल प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस पर जोर दिया था, लेकिन कल प्रधानमंत्री का बहुत संक्षिप्त भाषण था। आज प्रधानमंत्री जो है गुड गवर्नेंस के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनको एक लंबा चौड़ा एक मंत्र भी देंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। चूंकि केंद्र में तीसरी बार लगातार सरकार बनी है और नई सरकार बनी है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री क्या उम्मीद करते हैं बीजेपी शासित राज्यों के CM से, डिप्टी CM से, तो आज अपने इस संबोधन के जरिए उनको बताएंगे। और साथ ही साथ 11 बजे आज बीजेपी हेडक्वार्टर में JP नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी CM में मौजूद है, उनके साथ प्रधानमंत्री का जो मासिक जो रेडियो कार्यक्रम है मन की बात उसको भी सुनेंगे। जी अच्छा आनंद,
आप, क्योंकि जो बैठक है आज दूसरा दिन है, आप हमारे साथ बने हुए और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे, जेपी नड्डा उनके साथ है, बीजेपी राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ इस बैठक का दूसरा दिन। और ये देखिए फोटो सेशन और उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्रियों के साथ, उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का मकसद यह है कि कैसे जो केंद्र है और जो बीजेपी शासित राज्य है उसमें सामंजस्य और ज्यादा बैठाया जा सके, और खास तौर पर जो केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम्स है उन्हें कैसे प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। कल इसको लेकर चर्चा हुई और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद, इस बीच खबर यह भी सामने आ रही कि आज दूसरे दिन यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक प्रेजेंटेशन भी सामने रखने वाले। क्या हो सकता है इसमें, क्या खबर आ रही है? जी देखिए, जो बताया जा रहा है कि जो ग्राम सचिवालय का जो डिजिटलाइजेशन किया गया यूपी में, और साथ ही साथ जो यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको लेके एक प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के जो बाकी सीएम है उनकी तरफ से भी, जो कल नहीं दे पाया तो वो प्रेजेंटेशन देंगे। मकसद वही है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है अलग अलग स्टेट्स की, बीजेपी शासित राज्यों की, जो बेहतरीन योजनाएं हैं जिनका जमीन पर असर हुआ है, जनता को जिसका सीधा फायदा हुआ है, उसका प्रेजेंटेशन दिया जाए ताकि दूसरे राज्य उसको फॉलो करें और उसकी जो अच्छी बात है उसे कॉपी करके अपने राज्य की जनता के हित में काम करें और उनको फायदा पहुंचाए। और जब डबल इंजन सरकार की बात करते हैं और अगर केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो गैप नहीं होना चाहिए। ये मकसद है इस बैठक का कि केंद्र सरकार से अगर आपको कोई मदद चाहिए, बजट की मदद चाहिए या किसी तरह की सलाह मशवरा चाहिए तो आप केंद्र सरकार को बताइए। और साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो स्कीम्स है जनता के लिए, उसको 100% धरातल पर लागू करिए, उसका फायदा जनता को फायदा करिए, और तभी सही मायने में जो डबल इंजन सरकार का जो कांसेप्ट है वो सही मायने में फलीभूत होगा। तो ये इस बैठक का मकसद है और इसी को लेकर आज तमाम प्रेजेंटेशन भी दिए जाएंगे और बाद में प्रधानमंत्री की तरफ से संबोधन भी दिया जाएगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो इस बैठक में मौजूद है। बेहतर कोऑर्डिनेशन, बेहतर सामंजस्य बैठाना मुख्य मकसद है। और खासतौर पर जैसा कि आनंद है बता रहे थे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार और ऐसे में कितना प्रभावी तरीके से काम किया जा सकता है लोगों के लिए, ये इसमें तय किया जाएगा। और आइए अब रुक करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ। बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर में बलोचों पर फायरिंग हुई है, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की है। ग्वादर में आज बलोचों का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे बलोच और इसी वजह से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलोचों का प्रदर्शन हो रहा है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोचों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज बलोचों ने विशाल प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में रोकना शुरू कर दिया है। पुलिस के साथ साथ पाकिस्तान की सेना भी प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक रही है। लोगों ने जब विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। ये देखिए आप तस्वीरें। तो जबरदस्त बगावत है बलूचिस्तान में और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बस से जा रहे बलोचों को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया। बलोच नहीं माने तो पुलिस ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। लोग चिल्ला रहे थे फायरिंग न करें, लेकिन ये बेरहम पुलिस फायरिंग लगातार कर रही थी। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को अपने साथ भी लिया है। आप देख पा रहे हैं, आवाज हम सुन पा रहे हैं, लगातार फायरिंग की। पुलिस फायरिंग कर रही थी बलोच प्रदर्शनकारियों पर और उन्हें पकड़कर डिटेन किया गया है। पुलिस लेकर जा रही है बलोचों को जो प्रदर्शन कर रहे थे। और देखिए पाकिस्तानी सेना का बर्बर चेहरा आपको दिखाते हैं। ये बस आपको नजर आ रही है, इसके अंदर महिलाएं हैं और बच्चे, इनको भी पाकिस्तानी सेना ने नहीं बख्शा। बस में बैठी महिलाओं पर सेना ने डायरेक्ट फायरिंग कर दी और इसमें कई महिलाएं घायल हो गई। शीशा काते फिरगार फायरिंग करे दा दुनना बंदा काते खलील गठियो दा बलोचिस्तान है, दादी बलोचिस्तान, दादी बलोचिस्तान, दादो दा पाकिस्तान में फोके जा दा कुल गोली खलील गठियो
मार सेरफीनो और गोली गाड़ी थे बहुत ज्यादा पैनिक खलिंगटियो गोली खलिंगटियो। तो अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर सड़कों पर उतरा है पूरा बलूचिस्तान और पाकिस्तान में ये बगावती सुर है जो पाकिस्तान को ही भारी पड़ रहा है। आइए कुछ और डिटेल्स में जानकारी आपको देते हैं कि बलूचिस्तान में सेना और सरकार के खिलाफ जनता सीधे तौर पर आक्रोश में उतर आई है और सड़कों पर है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के विरोध में विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा बलोच नरसंहार और शोषण के खिलाफ सड़कों पर है जनता। इसी बात का विरोध कर रही पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। चीन के जो सीपैक प्रोजेक्ट है इसके खिलाफ भी ये विद्रोह भड़का है। बलूचिस्तान में लोगों का आरोप ये है कि सेना लोगों को गायब कर रही है। पाकिस्तान सेना पर आरोप है दशकों से अत्याचार, शोषण, दमन झेल रहा है बलूचिस्तान और इस बार के जो प्रदर्शन है वो ज्यादा उग्र हो चुके हैं। पाकिस्तान में बलूचों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं और ये प्रदर्शन की वजह है। विशाल प्रदर्शन का बलोच राष्ट्रीय सभा इसे नाम दिया गया है और ये लगातार प्रदर्शन जारी है बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान सरकार पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में जहां पर सनसनीखेज वारदात सामने आई है, 20 साल की युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारे ने हड्डियां तोड़ी, पत्थर से कुचला चेहरा। गुरुवार से लापता थी 20 साल की यशस्वी शिंदे। युवती के बॉयफ्रेंड दाऊद पर हत्या का शक है। और युवती के पिता सुरेंद्र शिंदे दाऊद शेख नाम के एक युवक पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना है इनका, आपको सुनवाते हैं। शिंदे माझी मुलगी यशस्वी हिच्या उरणमध्ये निगरून हत्या झालेली आहे। दाऊद शेख नावाच्या जिहादीने केलेली आहे। और वहीं पुलिस मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर चुकी है। हमारे पुलिस स्टेशन को एक फ़ोन आया था कि उरण रेलवे स्टेशन के सामने एक झाड़ी में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचते ही तहकीकात करने के बाद ये पता चला कि ये तकरीबन 20 साल की एक लड़की थी। उसको किसी ने स्टैबिंग करके वो वहाँ पे उसका डेथ हुआ था। उसके सिलसिले में हम लोगों ने BNS 103 के तहत गुनाह दाखिल किया है और आगे का तपास कर रहे हैं। तो पुलिस को आपने सुना और 20 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या की गई। यशस्वी शिंदे की बड़ी बेरहमी से हत्या हुई और उसके शरीर पर चोट के कई निशान भी मिले हैं। आपको बताते हैं इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा क्या हुआ है, इस हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा क्या हुआ है। 25 जुलाई से गायब थी यशस्वी शिंदे और उसके बाद 3 दिन बाद रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में उसकी लाश मिली, उसका शव मिला। पेट पर धारदार हथियार से चोट के कई निशान हैं। उनकी बॉडी पर पत्थर से चेहरे को बुरी तरह से कुचला गया। यशस्वी शिंदे के हाथ पैर तोड़कर शव को जंगल में तक फेंका गया। इतनी बेरहमी बरती गई शव के साथ और ये बड़ा खुलासा हुआ है इस हत्याकांड को लेकर। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।